Hello friends, my name is Deepak Bholusaria and I am chairman of Foundation of Tax and Accounting Professionals. On my left hand side is CA Rashmi Jain and on my right hand side is CA Piyush Goyal. आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 को डिस्कस करने के लिए. In this video we are going to discuss changes in ITC input tax credit which have been brought out by CGST Amendment Act 2018. तो पीयूष, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि पहला मेजर चेंज क्या आया है एज फार एज ITC इज कंसर्न. इसमें क्या पहला मेजर चेंज है? दीपक जी, इसमें पहला चेंज सबसे बड़ा इसमें ये आया है कि बिल टू शिप टू की जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो पहले की सेक्शन 16 के अंदर गुड्स की ट्रांजैक्शन को कवर करती थी, उसमें सेक्शन 16 के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको ITC लेना है तो आपको गुड्स रिसीव होने जरूरी है. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर रखा था सेक्शन के थ्रू कि बिल टू शिप टू में बिकॉज मटेरियल मेरे रिसीव होता नहीं है, आई डायरेक्टली डिस्पैच द मटेरियल फ्रॉम द एक्चुअल वेंडर. तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 में क्लैरिफाई कर रखा था कि अगर वो आपके पास नहीं भी आया तो ये डीम्ड रिसिप्ट माना जाएगा आपका. तो एक ताकि मुझे क्रेडिट का जो क्रेडिट अवेलमेंट है उसमें दिक्कत ना हो. तो सेक्शन 16(2) की कंडीशन है. बिल्कुल. तो इसमें एक इशू आ रहा था कि सर्विसेज के लिए वो पर्टिकुलर प्रोविजन साइलेंट था. ओके. तो कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर मैं बिल टू शिप टू की ट्रांजैक्शन सर्विसेज के लिए भी करता हूँ, जो कि बड़ी कॉमन है आज के दिन में. मुझे कोई एग्जांपल से समझा पाएंगे आप? एग्जांपल के लिए मेरे को किसी लेट्स से क्लाइंट का कंप्लायंस वर्क मिला, जो कि मेरे पास मैन पावर शॉर्ट होने के कारण या मेरी एक्सपर्टीज कम होने के कारण मैंने वो आपको आउटसोर्स कर दिया. ठीक. और आपने वो सर्विसेज डायरेक्टली मेरे क्लाइंट को दी. बिल्कुल ठीक. तो जो आप बिल मेरे को रेज कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस प्रोविजन एक डाउट अराइज हो रहा था कि वेदर कैन आई से कि आई हैव रिसीव्ड योर सर्विसेज, क्योंकि मैं एक्चुअल में सर्विस जो है आपके क्लाइंट को दे रहा हूं. एग्जैक्टली. तो उस कंफ्यूजन को, एम्बिग्यूटी को जो है, एम्बिग्यूटी को गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरती से क्लियर करा है और ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऐड कर दिया कि इवन इफ यू आर डूइंग बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस in respect of services, so you would be deemed to have been received those services, which is a very welcome change. तो दोस्तों, आपने समझा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चेंज है. आई थिंक एक और इस विषय में चर्चा हुआ करती थी कि क्या मैं सर्विसेज की ट्रेडिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. बिल्कुल. खास करके जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मैं एयर टिकट की बात करूं, आप एजेंट हैं, मैं एयरलाइन हूं और एक कस्टमर आपको अप्रोच करता है कि मुझे टिकट चाहिए, आपने मुझे अप्रोच किया. वो टिकट जनरली मैं कस्टमर के नाम पे रेज करता हूँ, बट क्योंकि मेरी कलेक्शन आपके थ्रू है तो मैं बिल आपको रेज करता था और आप फर्दर अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को बिल रेज करते थे. तो आई थिंक इसके अंदर ये इशू अब रिजॉल्व हो जाएगा कि मैं क्रेडिट आपको पास ऑन कर सकता हूं और आप फर्दर अपने क्लाइंट को पास ऑन कर सकते हैं. आई थिंक ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा बिल टू शिप टू एज फार एज सर्विसेज इज कंसर्न. तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं. एक और जो चेंज आया है वो है सेक्शन 17 के अंदर, जहां पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है शेड्यूल 3 से रिलेटेड. रश्मि जी, थोड़ा बता पाएंगे कि ये क्या चेंज है और इसका क्या इम्पैक्ट है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है उन सप्लाईज की जो कि जीएसटी के लिए सप्लाई हम नहीं मानते. सप्लाई है लेकिन जीएसटी के लिए नहीं मानते. तो उसके रिलेटेड सेक्शन 17 में गवर्नमेंट ने यह क्लैरिफाई किया है, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, इसलिए रूल 42-43 जहां की हमें रिवर्सल करना होता है उन सप्लाईज का जो कि एग्जम्प्टेड है, इनपुट का रिवर्सल करना होता है. तो वहां गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो शेड्यूल 3 के जितनी भी आइटम्स हैं उनको आपको कंसीडर नहीं करना है. यानी कि दूसरा क्लैरिफिकेटरी चेंज हो गया और वेलकम चेंज हो गया कि उसका रिवर्सल जो सप्लाई ही नहीं है तो उसका इनपुट ही नहीं है. तो बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूँ आपके उत्तर से कि इवन दो जो शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज मेंशन्ड है वो ऐसा ही नो सप्लाई है, और क्योंकि वो नो सप्लाई है तो किसी भी हालत के अंदर आप एज पर एज रूल 42 की बात करें तो आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते. तो मोर और लेस ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का है ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि जो शेड्यूल 3 में ट्रांजैक्शन है वो क्या एग्जम्प्ट सप्लाई है या नहीं है. और क्या अभी भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो शेड्यूल 3 में तो आ रही है लेकिन 42-43 के लिए अभी भी कंसीडर होंगी? जी, एक जो से
सेल ऑफ लैंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो शेड्यूल 3 का पार्ट है, लेकिन स्पेसिफिकली इस अमेंडमेंट से पहले भी वहाँ पे कहा गया था कि जो सेल ऑफ लैंड है उसको हम एग्जाम्प्ट सप्लाई मानेंगे और वो आज भी है। तो रूल में ऐसा कोई चेंज, एक्ट में कोई चेंज उस हिसाब से नहीं आया कि हम कंप्लायंस को लेके। तो अगर मैं 17 सेक्शन 17 की बात करूं, रीड विद रूल 42 एंड 43, तो दो आइटम्स जो एक्चुअल में सप्लाई नहीं है, एक है आपकी ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज और दूसरी है ट्रांजेक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इन दोनों चीजों में डील कर रहे हैं, इवन दो इन दोनों आइटम्स के ऊपर जीएसटी का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, बट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ रूल 42 रीड विद सेक्शन 17 सम ऑफ द अमाउंट, फॉर्मूला दिया हुआ है रूल 42, 43 एंड 44 के अंदर जो आप पढ़ सकते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, उस वैल्यू को हम एग्जाम्प्ट सप्लाई मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42, 43, ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल। तो पहले भी ऐसा हो रहा था, अभी भी ऐसा होगा, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल चेंज नहीं है आप सबके लिए, सिर्फ एक लीगल चेंज है, क्लैरिफिकेटरी चेंज है, ताकि कल को कोई इंटरप्रिटेशन इश्यूज ना आए। आगे बढ़ते हैं पीयूष, सेक्शन 17(5) सीजीएसटी एक्ट का, जो कि ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, जहां पे इवन दो आपको सेक्शन 16 के अंदर क्रेडिट एसच तो अलाउड है, बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 17(5) वो क्रेडिट्स आपको डिसअलाउ हो जाते हैं। तो इसमें क्या चेंज आएगा, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या चेंज है और इसका क्या मेजर इम्पैक्ट है। 17(5) जब जीएसटी की डिस्कशन में आता है तो ये हमेशा ही एक डिस्प्यूट का मुद्दा होता है। जी जी जी। और इस डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं अगर मैं अमेंडमेंट को देखता हूँ तो गवर्नमेंट ने काफी रिजोल्व करने की कोशिश करी गई है, और ब्रॉडर सेंस में आईटीसी अवेलेबिलिटी के बेस को बढ़ाया गया है। इसको मैं कुछ इस तरीके से दीपक जी आपको समझाना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा। पहले मोटर व्हीकल्स को अगर हम दो कैटेगरी में बांटे कि एक वो मोटर व्हीकल्स जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, जैसे ट्रक हो गया या लॉरीज हो गई, लॉरीज होगी, या फिर वो मोटर व्हीकल्स जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, जिसमें आपकी कार, बसेस, एयरक्राफ्ट, वेसल्स आते हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के मोटर व्हीकल्स पे तो पहले भी क्रेडिट अवेलेबल था, वो सिचुएशन आज भी खड़ी सेम रहेगी, आपको ट्रक्स वगैरह का क्रेडिट मिलता रहेगा। तो क्या अगर मैं कार जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैं केवल पैसेंजर यूज के लिए मैं यूज कर सकता हूं, बट एक्चुअल में फॉर अपने बिजनेस पर्पस के लिए मैं माल ढोने के लिए भी यूज कर रहा हूं या माल की डिलीवरी के लिए भी यूज कर रहा हूं, तो क्या प्री अमेंडेड या पोस्ट अमेंडेड की बात करें, क्या दोनों सिचुएशन के अंदर क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो मैं गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। आप ये बात जो कह रहे हैं दीपक जी, ये प्रैक्टिकली मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रही है, क्योंकि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कार को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, आपको वो यूसेज विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कार के कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उस सिचुएशन में आप ला सकते हैं तो वो आपको क्रेडिट मिलेगा, पर ऐसा मेरा पर्सनल मानना है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। ओके, तो अभी मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी भी कार को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हो, पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस पर्पस, तो वो कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन है, और मैं भी मानता हूँ कि उस केस में जो है आपको क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। तो मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए बनी है, ट्रक्स वगैरह, उस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो पहले भी अवेलेबल था, वो अब भी अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि जो मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए थी, जिसमें मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ अपनी डिस्कशन पर्टिकुलरली कार्स और बसेस पे, तो उसमें एक बड़ा चेंज आया है। गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन पहले ओपनली लगा रखी थी कि अगर आप बस या कार, तो इसमें थोड़ा टोकना चाहूंगा, क्या इसमें मैं स्कूटर भी ऐड कर सकता हूँ? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि कार, बसेस या जो स्कूटर्स है वो ओपनली ही डिसअलाउ थे आईटीसी लेने के लिए, विद फ्यू एक्सेप्शन, कि अगर आप उसको फर्दर सेल में के लिए यूज कर रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस थे। बट जनरल बिजनेस के अंदर अगर मान लो मैं सीए का ऑफिस है मेरा, या मेरी फैक्ट्री है और मैं कार परचेज कर रहा हूँ या बस परचेज कर रहा हूँ या स्कूटर परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे उसका आईटीसी अलाउ नहीं था। ओके। इसमें अब गवर्नमेंट ने बड़ा ही स्पेसिफिक कर दिया कि अगर इस टाइप के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल
जिसमें तीनों कैटेगरी आती है, कार, बसेस, वो अगर 13 कैपेसिटी पैसेंजर वाली कार है या बस है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ओके, सिर्फ वही आपका आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में आएगा, जिससे कि हम जिसमें 13 तक है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी या कोई स्कूल कोई ऐसी बस को रख रहा है अपने पास में जो कि 13 सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर से ऊपर की है, लेट्स से 20 सीटिंग कैपेसिटी है, उसका क्रेडिट अब उन टैक्स पेयर्स को पूरा मिलेगा, जो कि एक सबसे बड़ा चेंज इसके में आया है। ओके, तो इसके मायने ये हुए कि मैं इसको आपकी जो बात से समझाऊं कि गुड्स के लिए जो व्हीकल यूज हो रहे थे वो पहले भी क्रेडिट अवेलेबल था, अभी भी क्रेडिट अवेलेबल होगा इस अमेंडमेंट के बाद। बट जहां मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करता हूं तो पहले कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी, चाहे वो 13 सीट का हो, चाहे वो 15 सीट का हो, चाहे वो 50 सीट का हो। अब इन द विजडम ऑफ लेजिस्लेटर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक वो कैटेगरी जहां पे सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होना चाहिए जो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि जब आपकी आरसी होती है व्हीकल की उसके ऊपर हमेशा सीटिंग कैपेसिटी मेंशन होती है। जनरली जो कार होती है उनकी सीटिंग कैपेसिटी 5 की होती है, तो आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर अप्रूव होनी चाहिए, उस पर मेंशन होनी चाहिए आपकी आरसी के ऊपर। तो अगर वो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी आपकी 13 तक है तो अभी भी वो ब्लॉक क्रेडिट रहेगा, और अगर 13 से ज्यादा है, जनरली जो बसेस हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स हैं जिनमें सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होती है, तो उन सबका आपको क्रेडिट मिलेगा। एक आपने इसमें स्कूटर का जिक्र करा था जी, तो स्कूटर पे क्रेडिट पहले भी डिसअलाउड था और आज के दिन भी वो डिसअलाउड है, क्योंकि दोनों कंडीशंस उसमें एक तो 13 पैसेंजर की, पर पहले के कानून में तो मोटर व्हीकल का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई जिक्र ही नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट का। नहीं था सर, मोटर व्हीकल पहले के कानून में भी मोटर व्हीकल वर्ड यूज था, जो कि डेफिनेशन हम ड्रॉ करते थे मोटर व्हीकल एक्ट से, वही अब है। अब उन्होंने मोटर व्हीकल फर्दर 13 पैसेंजर का एक एडिशनल राइडर लगा दिया है प्रोविजन के अंदर। ओके, तो वो पहले भी था। पर स्कूटर की अगर हम बात करें तो स्कूटर ऑल्दो मोटर व्हीकल ऑल्दो 13 स्कूटर आपके 13 पैसेंजर से नीचे की व्हीकल है और उसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से जनरली ऊपर होती है। ओके, तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में मैं स्क्वायरली फॉल करता हूं। अगर कोई ऐसे स्कूटर हो जो 25 सीसी से नीचे के हो, देन उस स्कूटर का क्रेडिट मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से नहीं है अवेलेबल मार्केट में। बट एट टाइम सच काइंड ऑफ स्कूटर कम्स वेयर द सीसी कैपेसिटी इज बिलो 25, देन आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। ओके, और दूसरा दीपक जी इसमें चेंज जो आया है वो भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। इसमें अर्लियर एक्ट के अंदर कन्वेंस को भी आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में डाला हुआ था, जिसमें कि व्हीकल जो कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल साइकिल, राइट, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में काफी यूज होती है, उसका आईटीसी, या हम अपने ऑफिस की बात करें, अपने ऑफिस बॉय को एक साइकिल, एग्जैक्टली मैं इसी पे आना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट्री में ही साइकिलों का यूज ज्यादा है, इवन हमारे सीए भाइयों और बहनों के ऑफिस में भी जो है, जो ऑफिस बॉय है उनको जनरली हम लोग जो है एक साइकिल दिला देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम है बाजार के उसको करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि अब वो साइकिल का क्रेडिट आपको मिलेगा, बिकॉज अब वो कन्वेंस की डेफिनेशन डिलीट हो गई, सेक्शन 17 से डिलीट हो गई है और मोटर व्हीकल में फॉल नहीं करती है। एक और थर्ड इसको रिलीफ नहीं कहेंगे, ये इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर करा है कि रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे या इंश्योरेंस के खर्चे जो आपकी कार्स पे लगते हैं, जिसपे कि दोनों व्यू थे। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट के भी ट्वीट्स दोनों थे इसके अंदर, कि एक ट्वीट कहता था कि आपको मिलेगा, दूसरा ट्वीट कहता था कि वो नहीं मिलेगा, और लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू बन चुका था बिकॉज ऑफ द वर्डिंग्स यूज्ड इन द 17(5) सेक्शन। वो गवर्नमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि आपको कार, बसेस जिनका भी आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है इटसेल्फ, उससे रिलेटेड कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे आपको डिसअलाउड रहेंगे 17(5) के अंडर। तो अगर आपका कार का रिपेयर है, इंश्योरेंस है, आपकी बसेस का जो 13 कैपेसिटी के नीचे की है, उनका इंश्योरेंस और आपको रिपेयर के खर्चे डिसअलाउड रहेंगे। तो आपकी बात से मेरे को एक मुद्दा इसलिए याद आ रहा है कि मेरे जब शुरू में ये जीएसटी एक्ट आया था तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते थे, इनफैक्ट आज भी मेरे पास कई बार फोन आता है कि क्या मुझे कार का जो इंश्योरेंस है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कम से कम मैं कैटेगरी कह सकता हूँ कि हाँ 17(5) के अंदर ये अब ये ब्लॉक हो गया है। तो ये रिलीफ तो नहीं है, बट हाँ हमारे जैसे प्रोफेशनल जिनको रोज इंटरप्रिटेशंस के जो इश्यूज झेलने पड़ते हैं उनके लिए एक तरह से रिलीफ है कि कम से कम मैं क्लियर माइंड से कह सकता हूँ कि नहीं जी अब ये आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली
जब मैं बात करूंगा तो क्या ये केवल 13 पैसेंजर कार तक के लिए है या उसके ऊपर भी उनके लिए भी नहीं मिलेगा? जिनका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं है, उस प्रोडक्ट का क्रेडिट अलाउ नहीं है, उसी से रिलेटेड तो दोनों कैटेगरी हो जाएंगी। अगर 13 ऊपर से है, 13 से ऊपर है, उनका जो रिपेयर मेंटेनेंस या इंश्योरेंस का वो मिलेगा, और 13 से नीचे वालों का नहीं। और एयरक्राफ्ट और वेसल इंडस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, उनका क्रेडिट अगर पहले भी मिलता था, अभी मिलता था आपको बात। ठीक है, तो ये एक पूरा क्योंकि वो कहीं वहां कहीं भी जो है मैनिपुलेशन का कहीं स्कोप नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीयूष ने हमें अभी 17.5 में बताया कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे। अभी आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि 17.5 में केवल मात्र यही चेंज नहीं है, और भी काफी सारे चेंजेस है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा रश्मि जी। मेरे दर्शकों को प्लीज आप ये बताएं कि मोटर व्हीकल के अलावा भी 17.5 में और क्या क्या चेंजेस आई हैं, जहां का ब्लॉक क्रेडिट की बात करें। 17.5 के अब जिन चेंजेस की हम बात करने जा रहे हैं, वो चेंजेस को मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि जो डे टू डे हमारे खर्चे में चेंजेस आते हैं, यानी कि फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, रेंट अ कैब, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये जो कैटेगरी थी, इनके लिए गवर्नमेंट ने एक कहा गया था कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे। नोटिफिकेशन उन चीजों के लिए लाएंगे कि कोई दूसरा एक्ट के अंदर वो एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है ये चीजें देना, तब तो हम आपको इनका आईटीसी अलाउ करेंगे। कोई मुझे एक्ट बता सकते हैं जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो सकता है? फैक्ट्रीज एक्ट है, वहाँ पे जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, एम्प्लॉयर को देना ही होता है कि वो आपको खाना प्रोवाइड करे। ओके। जैसे कि हर फैक्ट्री में कैंटीन सर्विस होती है जी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन चीजों के लिए कह रखा था कि हम एक नोटिफिकेशन लाएंगे अंडर द जीएसटी एक्ट। जी बिल्कुल, एक्ट के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे, और आज तक की डेट तक कोई नोटिफिकेशन इसके अंदर नहीं आया। तो इन सब खर्चों के ऊपर जो हमारा आईटीसी था वो ब्लॉक हो रहा था। अब जो है गवर्नमेंट ने यहाँ कहा कि ये जो सारे खर्चे हैं इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, इतना सारा आईटीसी ब्लॉक हो रहा था इंडस्ट्री का। उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन वाली कंडीशन है इसको हटा दिया। नई अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ये कहा अगर कोई दूसरा एक्ट जो प्रिवेल कर रहा है और एम्प्लॉयर को कहता है कि आपको ये खर्चा करना ही है मैंडेटरी, आपकी ऑब्लिगेशन है, तो हम आपको ये अलाउ कर देंगे, मेरे नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो आई थिंक ये काफी बड़ा चेंज है फ्रेंड्स, कि मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं और मेरे पे फैक्ट्री एक्ट लगता है जो कि मुझे मैंडेट देता है कि मुझे फूड की सर्विस प्रोवाइड करनी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मेरे उनकी हेल्थ और सेफ्टी जिसको हम जनरली बोलते हैं, वो सब हमें मेरे को प्रोवाइड करना है। और चूंकि ये मेरी लीगल लायबिलिटी है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, इवन देन मेरे को इस सब का क्रेडिट नहीं मिलता था, बिकॉज ये मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं दे रहा हूँ, मैं स्वेच्छा से दे सकता हूँ, पर ये मेरे पर लॉ से मैंडेट था कि मुझे ये सारी सर्विसेज देनी ही देनी है, बट मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के अंदर सरकार ने कोई अलग से नोटिफिकेशन ही नहीं लेके आए थे। तो आई थिंक ये एक मेजर चेंज है। एक पॉइंट रखना चाहूंगा दीपक जी और रश्मि जी आपको भी। फूड के केस में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये एक चीज लाया तो गया क्रेडिट देने का, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एक और चेंज लिया है गवर्नमेंट, जिससे कि अगर मैं फैक्ट्री रन कर रहा हूँ और मैं अपने वर्कर्स को कैटरिंग फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसको मैं कहीं ना कहीं से पीछे से परचेज तो करूंगा ही, तो पहले उस पे रेट 18% का था और आईटीसी डिसअलाउड था 75 के अंदर। अभी पीछे रिसेंटली ये नोटिफिकेशन लेके आए अप्रोक्सीमेटली 26 जुलाई 2018 के आसपास, जिसमें इन्होंने प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस को 5% पे उसका रेट चेंज कर दिया, रेट नोटिफिकेशन जो है, और आप जो सर्विसेज आगे दे रहे हैं उसको भी 5% पे लिया है विद द कंडीशन कि आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन अ वे अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे उसका पीछे क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं सर्विसेज लूं उसको चार्ज ना करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूं और फिर मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा? इज इट सो? अगर आप सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपने एम्प्लॉइज को तो देन अगेन हमें शेड्यूल 1 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जिसमें अगर 50,000 तक की सर्विसेज दे रहे हो आप या गुड्स दे रहे हो एक एम्प्लॉय को पर ईयर तो वो माफ होगा, अदरवाइज उससे। पर वो तो गिफ्ट की बात करता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो बट ये तो मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है,
इसमें मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है तो आपको, हाँ, तो मैं लीगल ऑब्लिगेशन, तो क्या लीगल ऑब्लिगेशन को अगर मैं कंसीडर करते हुए क्या शेड्यूल 1 में ये ट्रांजेक्शन फॉल करेगी, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगी? और मुझे सप्लाई मानते हुए इसके ऊपर अगेन इवन दो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम माय एम्प्लॉइज, तो क्या इस पे मुझे जो है सर्विस लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो वो नहीं बनेगा आपका। ओके तो दोस्तों एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? तीन चीजें मैं अभी इसमें हमारा रेंट ए कैब एक सर्विस होती थी जिसको कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब रेंट ए कैब की जगह उन्होंने कहा कि जो ये आपके व्हीकल्स हैं उनकी जो लीजिंग है, रेंटिंग है, वो सब हम आपको अलाउ कर देंगे, उसका भी आईटीसी अगर आपके लिए ऑब्लिगेटरी है। तो उसका मतलब जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है कि रेंटे कैब, क्योंकि रेंटे कैब में भी अगर मुझे जितना याद आ रहा है कि इसमें भी काफी डिस्प्यूट्स हैं इंटरप्रिटेशन को लेके, तो फाइनली वो डिस्प्यूट्स एड्रेस हो जाएंगे और इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। और जो वेलकम चेंज है कि अगर ये सारी सर्विसेज, क्योंकि जैसे हरियाणा का मैं एग्जांपल लूं जहाँ पे काफी सारे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे रात को भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, और बाय लॉ अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है और रात को घर जा रही है तो आपको मैंडेट है कि आपको उसको घर तक छोड़ के आना और उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी। तो आई थिंक वो एक लॉ से मैंडेटेड है, और चूंकि वो लॉ से मैंडेटेड है तो मेरे को उसका आईटीसी मिलेगा। एनीथिंग एल्स बोथ ऑफ यू वुड लाइक टू ऐड? इसी उसके अंदर दो चीजें और हैं जो कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कॉमन है कि हमने अपने एम्प्लॉय को मेंबरशिप दिलाई है किसी क्लब की या हेल्थ सेंटर की, तो पहले उसका क्रेडिट भी ब्लॉक था। दूसरा जो हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेवल बेनिफिट देते थे वेकेशंस के लिए या घर जाने के लिए, तो वो भी ब्लॉक था। अब इन सारी फैसिलिटीज को गवर्नमेंट ने एक जगह कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा लॉ आपको मैंडेट करता है, ऑब्लिगेटरी करता है, तो हम आपको सबका ही क्रेडिट अलाउ कर देंगे। तो ये इतना बड़ा चेंज है इंडस्ट्री के लिए कि आईटीसी अगर हम देखें तो बहुत सारा आईटीसी जो हमारा छूट रहा था वो सारा आईटीसी अब हमें मिल रहा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही वेलकम चीज। तो इस सब तो जो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसके अंदर सिर्फ एक रेंटे कैब को छोड़ दूं तो ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। ब्यूटी ट्रीटमेंट पहले भी था, हेल्थ इंश्योरेंस पहले भी था, फूड एंड बेवरेज पहले भी था। सिर्फ फर्क जो मेजर आया वो ये कि पहले अगर मैंडेटेड बाय लॉ है तो मुझे सीजीएसटी नोटिफिकेशन की वेट करनी थी, जो कि कभी आया ही नहीं। अब मुझे सीजीएसटी एक्ट की नोटिफिकेशन की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और लॉ ने मुझे मैंडेट किया है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, अगर मैंडेट नहीं किया है तो ये ब्लॉक क्रेडिट रहेगा। तो आई थिंक दोस्तों ये काफी मेजर चेंज है और काफी इंपॉर्टेंट चेंज है। कहीं हमें तारीफ करनी चाहिए गवर्नमेंट की कि जितने भी चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो सारे कहीं ना कहीं इधर रिलीफ दे रहे हैं या कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इंडस्ट्री की सुन रही है, पूरी बात नहीं सुन रही लेकिन कुछ तो सुन रही है जो है। तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों अपनी आवाज को उठाना बंद मत कीजिएगा, बिकॉज आप आवाज उठाते रहेंगे तभी सरकार की कानों तक वो आवाज जाएगी और तभी चेंजेस आ पाएंगे। थैंक यू रश्मि जी एंड थैंक यू पीयूष जी, आप दोनों यहाँ आए और हमारे व्यूअर्स को जो है आईटीसी से रिलेटेड जो बहुत चेंजेस आई हैं जीएसटी के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन की हम सब बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।